तो आज हम लेकर के आए हैं आंशिक भिन्न का सेकेंड लेक्चर। आंशिक भिन्न के पिछले लेक्चर में हमने आंशिक भिन्न का डिफिनीशन बताया था और कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन हमने बताया था कि फर्स्ट गियर 4 पार्ट में आंशिक भिन्न को आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे जिसमें कि हर में सभी गुणनखंड एक घातीय थे और उनमें से किसी भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। अगर आप लेक्चर 1 देख लिए हैं, क्योंकि आंशिक भिन्न का उपयोग हमने आपको बता दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, न यूपी बोर्ड में है, न सीबीएसई बोर्ड में है, न आईसीएसई बोर्ड में, किसी बोर्ड में नहीं है, लेकिन इसका उपयोग है 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। तो ऐसी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी उसका उपयोग है। इसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी हो जाती है। किताब में है नहीं, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा, सिलेबस में है नहीं, तो आप इसको सीखेंगे कहाँ? और ये बहुत पहले यूपी बोर्ड के सिलेबस में था लेकिन हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया वो सिलेबस बनाने वाले जाने, लेकिन इसका उपयोग है और इसकी जानकारी के बिना आपको कई जगह दिक्कत आएगी। तो इसका महत्व तो आप समझ गए। अगर आप लेक्चर 1 देखे हैं, लेक्चर 1 को बढ़िया से समझ गए हैं, उसमें हमने कुछ होमवर्क दिया था, अगर वो क्वेश्चन आप लगा लिए हैं तो भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि ये लेक्चर 2 बिल्कुल समझ में आएगा। इसके सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कितने बढ़िया से आप समझ सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो, और अगर लेक्चर 1 पहले का देख करके उसका होमवर्क कर लिए होंगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। लेक्चर 2 क्या है? जब हर में सभी गुणनखंड एक घाती हो जिनमें से कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति होती है। जबकि लेक्चर 1 में क्या था? जब हर के सभी गुणनखंड, हर यानी डिनोमिनेटर के सभी गुणनखंड एक घाती थे लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। जैसे देखिए इसमें x+1 का होल स्क्वायर है तो x+1 इंटू x+1, x+1 2 बार आएगा और ये तो 1 बार आया। एक घाती है, ये भी है, एक घाती ये भी है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति में हम आंशिक भिन्न में कैसे उसको ब्रेक करेंगे, कैसे उसको विभक्त करेंगे? तो मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पावर 1 से ज़्यादा हो, माना इतना इक्वल टू a/x+1, पहले पावर 1 लिखेंगे, प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+3। ये इसका तरीका है। अगर यहाँ पावर 3 होता, अभी लेके उसको भी दिखाएंगे उस तरह के भी क्वेश्चन, तो हम क्या लिखते? a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1 का होल क्यूब। अगर वो होता, पहले ऐसे समझ लीजिए, अभी करेंगे इसी क्वेश्चन को, लेकिन अगर ये होता 3 घात होता तो हम लोग इसको 4 आंशिक भिन्न में विभक्त करते। क्या लिखते? a/x+1 b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1 का होल क्यूब प्लस d/x+3। ये 3 बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है x+1 की। 1 घात भी है, 2 घात है, 3 घात है। अगर ये 4 घात होता तो फिर a b c d पे x+1 पे 4 घात प्लस e/x+3 लिखते। जितना रहेगा आप कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसी को कर रहे हैं, फिर उसके बाद और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना? पहले देख लीजिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं, उचित परिमेय फलन है कि नहीं। दोनों बहुपद है, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है। डिनोमिनेटर यानी कि अंश का पावर हर से कम है, यानी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन बोल रहे हैं। इसको दोनों कहा जा सकता है। ये उचित परिमेय फलन भी कहते हैं और उचित परिमेय भिन्न भी कहते हैं। अगर इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह देंगे तो भी सही है, और प्रॉपर फंक्शन भी कह देंगे, रेशनल फंक्शन, तो भी सही है। तो इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं।
रेशनल कहेंगे तो फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन लिख देते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन यानी उचित परिमेय फलन, या इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इंग्लिश में हो सकता है कि बच्चे आप लोग ज़्यादातर यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के ही होते हैं, हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, तो फिर ये सुनने में अटपटा लगता है कि बोल क्या रहे हैं। प्रॉपर अगर रेशनल कह रहे हैं तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ठीक है ना, समझ गए बात को। तो ये भी आप कह सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हो। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वही बात होगी कि अंश का घात हर के घात से कम होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल कहेंगे तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और फ्रैक्शन कहेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हो। अब देखिए, तो ये प्रॉपर है, इसलिए इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। अब वैसे ही करें, इसका एलसीएम वही होगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। क्या होगा यहाँ पे, a एक पावर हो गया, एक पावर बचेगा x+1 x+3, b इंटू x+1 का होल स्क्वायर कट हो गया x+3, c x+3 कट हो गया x+1 का होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू x+3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x+1 का होल स्क्वायर। फिर वैसे ही करेंगे। कैसे मान निकालते हैं BC का, पहले x = -1 रख दें एक बार, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। एक बार x = -3 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि ये सेकेंड गियर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। दो ही मान आसानी से निकल सकते हैं, तीसरा मान निकालने के लिए थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। पहले दो मान जो आसानी से निकल रहे हैं वो निकाल ले रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं क्या करेंगे आप। तो इक्वेशन नंबर 2 में x = -1 रखने पर आप तो पूरा लिखेंगे, लेकिन हम बस इतना ही लिख दे रहे हैं, x = -1 दोनों साइड में रखते, कोई भी मान रख सकते हैं आप, केवल -1 -3 ही नहीं रख सकते। अब x के कोई भी मान दोनों साइड में रखेंगे वो वैलिड है, उसकी इजाज़त है मैथमेटिक्स में। लेकिन हम लोग कौन कौन सा मान रख रहे हैं, जिस मान को रखने से आसानी से इनके मान निकल जाए a b c के, ऐसे ही मान रखते हैं सोच समझ के। तो पहले हम x = -1 रख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी रखें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख दे रहे हैं 3 × -1 यानी कि -3 और -2 -5, और ये जैसे रखेंगे a × 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0, प्लस b × -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 3 2 हो जाएगा, तो b × 2 हो गया, और फिर c × 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज b = क्या हो गया, -5/2। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपके सामने है। b = क्या आ गया, -5/2। अब x = क्या पुट करें, एक बार -3 पुट कर दें, -3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × 3 -9 और -2 -11। पूरा लिखिएगा, हम यहाँ कम में लिखते रहे, = a × 0। फिर ये क्यों, ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0, प्लस b × 0 प्लस c × -3 + 1 -2 होगा। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा,
दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू -11/4। बी और सी तो आसानी से निकल गया, अब ए नहीं निकल रहा। ए कैसे निकालें? तो ए निकालने के लिए अब एक्स का कोई भी एक मान रख दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। कोई भी एक मान रख सकते हैं, दो तरीका हो सकता है, उसको हम दोनों तरीका बता रहे हैं। पहले एक्स इक्वल टू कुछ भी रख दीजिए, इसमें 0 रख दीजिए, इक्वेशन 2 में दोनों पक्षों में एक्स इक्वल टू 0, छोटा कोई चीज़ रखिएगा जिससे कि आसानी हो जाए। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें। हमने कहा ना कि दोनों साइड में एक्स के कोई भी आप मान रख सकते हैं जिससे कि आपको ए बी सी का मान निकालने में आसानी हो। अब बहुत बड़ा मान रख देंगे, एक्स इक्वल टू 25 रख दीजिए, 35 रख दीजिए, 37 रख दीजिए, तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल होगा। तो हम एक्स इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं, चाहे 1 रख दे रहे हैं, छोटा रखेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। तो 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -2, और ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस इंटू 3, 0 + 1 1 और 0 + 3 3, b इंटू 1 3 हो जाएगा, और c इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब a और b का मान निकल चुका है, b और c का, तो रख दीजिए। तो अब b और c का मान हम लोग को पता है, वो रख दिया जाए तो a का मान निकल जाएगा। कैसे, देख लीजिए। ये 3a प्लस b का वैल्यू कितना है -5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, -15/2, अब प्लस c का मान कितना है -11/4। इसको भी 30/4 कर दें क्या, ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगा। इधर ले आ रहे हैं -2, ये इधर आएगा तो प्लस 15/2 हो जाएगा। तो 15/2 को 30/4 लिख दें, अगर आप लोग की इजाज़त हो। -11 यहीं पे लिख दे रहे, इधर जगह बचेगा। -2 प्लस 30/4 प्लस 11/4 इक्वल टू 3a। अब जोड़ना आसान हो गया, इसको भी 8/4 लिख दें, -2 को क्या लिख दें 8/4, बहुत आसान हो गया ना जोड़ना घटाना। अब क्या हो जाएगा, ये 30 और 11 41, 41 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 33 प्लस 33/4 इक्वल टू 3a। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 11/4, a इक्वल टू 11/4। तो a b c का मान निकल गया। अब अगर आप 0 के बजाय कुछ और भी रखते, मतलब एक बार -1 रखें, एक बार -3, तो -1 -3 तो नहीं रखेंगे क्योंकि उसको पहले ही रख चुके हैं, और उसके अलावा और कुछ भी +1 भी रख सकते हैं इसमें, तो भी a b c के रूप में एक समीकरण आएगा। +2 रखेंगे तो भी a b c के रूप में एक इक्वेशन आएगा, और उसमें फिर हम लोग b और c का मान रख करके a का मान निकाल लेंगे। तो जब फर्स्ट गियर का क्वेश्चन था उसमें a b c डायरेक्ट आंसर आ जा रहे थे, सॉल्व नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मान को a b c के मान को सॉल्व करके निकालना, या जितने अननोन टर्म्स होंगे a b c d e f ज़्यादा आएंगे, तो उसको हल करना थोड़ा सा आपके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कि इसमें है, पहले के क्वेश्चन में थे, फर्स्ट लेक्चर में थे, लेकिन फिर भी बहुत आसानी होगा। अब क्या होगा, अतः अभिष्ट आंशिक भिन्न ए बी सी का मान रख दीजिए। अतः ये थोड़ा ऊपर लिख दे रहे 11/4। अतः अभिष्ट यानी कि रिक्वायर्ड आंशिक भिन्न, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेड कलर से लिख दें, 3x - 2 अपान x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू x + 3, और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। a का वैल्यू कितना आया है 11/4, तो हो जाएगा 11/4 इंटू x + 1। b का मान कितना आया है -5/2, 5/2 x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस c का मान कितना आया है -11/4 इंटू x + 3। तो यही आंशिक भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना।
इसके 3 आंशिक भिन्न हैं। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएंगे। जो ए का मान निकाला है हमने, इसका एक तरीका और भी होगा। एक तरीका और क्या हो सकता है उसको भी बता रहे हैं। मान तो निकल गए, आपको पसंद आया होगा ये तरीका, आसान लग रहा होगा, तो सोच रहे होंगे दूसरा तरीका क्यों बता रहे हैं सर, जानने में क्या हर्ज है। गुणांकों की तुलना करके भी मान निकालते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। समीकरण 2 के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो गुणांक की तुलना करेंगे तो थोड़ा सा इसको गुणा करना पड़ेगा। देखिए समीकरण 2 को ऐसे लिख, यहाँ तो है ही, और उसके बाद एक लाइन ऐसे भी लिख देंगे, इसका आपस में गुणा कर लें। ए इनका गुणा करेंगे तो आएगा x² + 4x + 3। बी, क्योंकि हम लोग को सीखना है तो हर चीज़ जानना चाहिए। अब वो कुछ लोग सोचेंगे बड़ा आसान था, फिर इसको क्यों बता के कठिन कर रहे हैं। जानकारी के लिए हर तरह की चीज़ों को जानना चाहिए। सी x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x। अब इसको कैसे कर देंगे, थोड़ा और देखिए, 3x - 2, x² कॉमन ले लीजिए, तो x² क्या हो जाएगा, a + c, फिर x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a + b + 2c, प्लस कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3a, जिसमें x नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं, 3a + 3b + c। ये कुछ लोगों को टफ लगता है कुछ नहीं, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी, इसमें तो कुछ नहीं करना, इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए x², जैसे आप चाहे तो a का अंदर गुणा कर दीजिए, फिर b का गुणा कर दीजिए, फिर c का गुणा कर दीजिए, और फिर x² कॉमन लेंगे तो x² का गुणांक क्या आएगा, यहाँ a, और यहाँ x² गुणांक क्या है, c। तो जब x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a + c। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे ये भी आसान लगने लगेगा। ये तो होता है कि हम कैसे कर रहे हैं, वही चीज़ जो है, वही तरीका आसान लगने लगता है आगे चल के। फिर देखिए x का गुणांक क्या आएगा, यहाँ पे 4a, और यहाँ x का गुणांक क्या आएगा, b, और यहाँ x का गुणांक क्या आएगा, 2c। तो देखिए वही लिख दिया है, और जिसमें x नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं। इक्वेशन 2 आपका सॉल्व होके ये हो गया। इसको नया इक्वेशन 3 भी कर सकते हो आप, 2 भी रहने देंगे, 3 भी रहेंगे, जितना मान डायरेक्ट निकल रहा है निकाल लीजिए, 2 मान तो डायरेक्ट निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, ए बी सी ग्रुप में और ढेर सारे समीकरण निकाल सकते हैं बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट। x² और नियतांकों की तुलना करने पर x² के गुणांक, x के गुणांक और नियतांकों की तुलना करने पर कुछ और समीकरण भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे x² के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, डायमेंशनल एनालिसिस जैसे पढ़े होंगे बीमी विश्लेषण में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² के गुणांकों की तुलना करने पर। देखिए ए बी सी का मान वही आएगा जो आया है, ए बी और सी तो यहाँ लिखा हुआ है, ए भी कितना आया था 11/4, उसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, चेक किया जाए कि वहाँ इस तरीके से भी आ रहा है कि नहीं। देखिए तो गुणांकों की तुलना करें, तो इधर x² का गुणांक लिख देंगे, x² के गुणांकों की तुलना करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में x² का गुणांक क्या है, x² है नहीं है, तो इधर x² का गुणांक हो गया 0, इधर x² का गुणांक क्या हो गया, a + c। एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब यहीं से आ जाएगा, c का मान आप निकाल चुके हो -11/4, रख देंगे a = 11/4 हो जाएगा, तुरंत 0 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और भी समीकरण निकाल सकते हैं, जरा आप x के गुणांकों की तुलना कर लीजिए, लिख नहीं रहे बस बोल दे रहे हैं, जगह की कमी है। x के गुणांकों की तुलना करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक कितना है, 3, राइट हैंड साइड में x का गुणांक कितना है, 4a + b + 2c। फिर लेफ्ट नियतांकों की तुलना करने पर
लेफ्ट हैंड साइड में नियतांक कितना है -2, ये भी मिटा दे थोड़ा सा। अब आपको समझना है -2, और इधर नियतांक कितना है 3a + 3b + c, समीकरण नंबर 4, 5, 6, 3 समीकरण 3 अज्ञात पद आप आसानी से हल कर सकते हैं। और उसमें से भी 2 ठो हमको पहले से मालूम हो गया, b और c, इसको निकाल लेंगे जितना निकल रहा है। तो b और c रखते यहाँ a निकल गया, यहाँ b और c रख दीजिए तो भी a निकल जाएगा, यहाँ b और c रख देंगे तो भी a निकल जाएगा। तो ये आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बनेगा, हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर जैसे यहाँ तो 2 ठो तो तुरंत निकल गया है, 1 ठो निकालने के लिए थोड़ा सा हाथ पैर चलाना पड़ा है। तो गुणांकों की तुलना करके आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे तो हम गुणांकों की तुलना करके ही करेंगे। आपको एक तरीका और बता दिया गया है, वही आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे। जितना आसानी से निकल रहा है उसको निकालेंगे, लेकिन जो नहीं निकल रहा है उसको गुणांकों की तुलना करके निकालेंगे। अब जिससे निकल जाए, यहीं से निकल जा रहा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, छोड़ देंगे। तो समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2 x + 1 का होल क्यूब इंटू x + 3। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, वहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 3 है, इतना ही अंतर है। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाने से ये बहुत बड़ा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। इसका मान लेंगे, माना इतना इक्वल टू क्या मानेंगे, a/x + 1 b/x + 1 होल स्क्वायर प्लस c/x + 1 होल क्यूब प्लस d/x + 3। इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक एलसीएम लिया जाए, क्या होगा इसका एलसीएम, x + 1 का होल क्यूब इंटू x + 3। क्या बचेगा, एक पावर कैंसिल हो गया, x + a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 प्लस b, 2 पावर कैंसिल हो गया, क्या बचा x + 1 इंटू x + 3। c, x + 1 होल क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा x + 3, और d, x + 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + 1 होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, इसलिए छोटा थोड़ा लिख रहे हैं, पर आप ध्यान दिए रहिएगा। अब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 = a x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 1 इंटू x + 3 प्लस c इंटू x + 3 प्लस d इंटू x + 1 का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 से 2 मान तो हम लोग को निकल जाएंगे। जैसे x = -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा। और x = -3 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, d निकल जाएगा। तो 2 वैल्यू तो निकल जाएंगे, लेकिन 2 भी अज्ञात पद रह जाएंगे, तो फिर गुणांकों की तुलना करके निकालेंगे। तो उसके लिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, तैयारी कर ली जाए इसकी। क्या होगी, दिस इम्प्लाइज 3x - 2 = हम लोग को इक्वेशन 2 की भी जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन 3 की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों से मान निकालेंगे। इसको x² + 1 + 2x होल स्क्वायर ब्रेक कर ले रहे हैं इंटू x + 3। यहाँ b गुणा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3 मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा, प्लस c इंटू x + 3 प्लस d, x + 1 का होल क्यूब का फार्मूला तो मालूम ही होगा, x³ + 1 + 3x² + 3x। एक गुणा और कर लिया जाए,
दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2, क्या होगा गुणा करेंगे तो पहले x का तीनों में गुणा कर दें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, फिर 3 से गुणा कर दें, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x, बाकी सब तो ऐसे ही उतार देना है। b एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और कहीं कोई चेंज नहीं है, c x प्लस 3, d एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको एक्स क्यूब है, सॉरी घात के घटते हुए क्रम में लिख दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। 3x माइनस 2 a, अब ये कैलकुलेशन है जो छोटे बच्चे भी घर में कर सकते हैं 8वीं लेवल के। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, x प्लस 6x कितना हो जाएगा 7x प्लस 3, थोड़ा सा सॉल्व कर लिए और बाकी फिर वैसे ही जस का तस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, c x प्लस 3, d, बाकी सबको कुछ करना नहीं, इधर देखने के लिए बार बार परेशान नहीं होना, बस यही देखना है कि कुछ दोबारा लिखने में छूटे नहीं। अब देखिए इक्वेशन 3 है तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हैं। अगर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे क्या बचेगा, उसका कलर चेंज कर दे रहे ताकि आपको साफ साफ दिखे, लेकिन आप अपने कॉपी पे कलर चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक्स का क्यूब का गुणांक क्या होगा यहाँ पे a, और यहाँ एक्स क्यूब एक और आ रहा है तो प्लस d प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा देखा जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखिए 5 है और a से मल्टीप्लाई होगा तो 5a, और उसमें x दोबारा एक्स स्क्वायर है नहीं, मिट गया यहाँ तो, फिर यहाँ है b, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इसमें है 3 है, और जब d से गुणा करेंगे तो 3d। चलिए एक्स स्क्वायर का भी काम हो गया, प्लस x का गुणांक देखते हैं क्या आ रहा है, x का गुणांक यहाँ पे 7 है और a से गुणा करेंगे तो 7 है, फिर यहाँ x का गुणांक 4 है और b से गुणा करेंगे तो 4b, यहाँ x का गुणांक 1 है और c से गुणा करेंगे तो c, और यहाँ 1 है 3 है और d से गुणा करेंगे तो 3d, प्लस कांस्टेंट को लिख रहे हैं, कांस्टेंट यानी जिसमें x के घात 0 हो, बहुत ही आसान, 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस d, थोड़ा सा इसको ऐसा लिखा जाए कि दोनों हो जाए, 3c प्लस d, इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है। अब हम लोग को इक्वेशन 2 और 3 से a b c d का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 2 दो मान तुरंत दे देगा, समीकरण 2 में x इक्वल टू -1 रखने पर। अब वो हम बोल दिए हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है, बस यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, समीकरण 2 में x इक्वल टू -1 रखने पर। ये देखिए समीकरण 2 दिख रहा है, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -5, और ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ जब -1 रखेंगे तो -1 प्लस 3 कितना होता है 2, तो 2c हो जाएगा।
बाकी 3 ठो 0। तो दिस इंप्लाइज C इक्वल टू क्या हो गया, -5/2। एक मान तो निकल गया। अब क्या रखें, समीकरण 2 में x इक्वल टू -3 रखने पर, यहाँ पे हम बस हल्का सा लिख दे रहे हैं x इक्वल टू -3, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा। हमारे पास जगह की कमी है। -3 × 3 -9, दोनों साइड में रखेंगे ना, लेफ्ट साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो -3 × 3 -9 और -2 -11, और यहाँ -3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। d इंटू -3 + 1 कितना होता है, -3 + 1 -2 होगा, और -2 का होल क्यूब कितना होगा, -8। तो दिस इंप्लाइज d इक्वल टू 11/8। अब ये समीकरण 2 का काम हो गया। समीकरण 2 से जो हम लोग को मिल सकता था ले लिए। अब चलिए समीकरण 3 के सरल में। समीकरण 3 में क्या करेंगे, x³ के गुणांक का तुलना करेंगे, फिर x² के गुणांक का तुलना करेंगे, फिर x का करेंगे, फिर कांस्टेंट का करेंगे। 4 समीकरण 4 अज्ञात पद। हालांकि 2 मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी हमारे पास 2 ही अज्ञात पद है, a और b। चलिए x³ के गुणांक की तुलना करते हैं। तो क्या होगा, x³ का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में 0। x³ के गुणांक की तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में x³ के गुणांक की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड कितना हो गया, a + d। दिस इंप्लाइज d का वैल्यू हम रख देते हैं 0 = a + 11/8। दिस इंप्लाइज a = -11/8। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए यहीं पे ऐसे करके यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब क्या करें, x² के गुणांक की तुलना करते हैं समीकरण 3 में। तो लेफ्ट हैंड साइड में x² का गुणांक कितना है, 0, और राइट हैंड साइड में x² का गुणांक कितना है, 5a + b + 3d। नाउ पुट द वैल्यू, जिसका जिसका वैल्यू मालूम है रख दीजिए। 0, a का वैल्यू कितना है, -11/8, तो -55/8 हो जाएगा। b का नहीं मालूम 3, d का 11/8 है, तो 33/8 हो जाएगा, 11 तियां। अच्छा, तो b इधर आएगा तो -b हो जाएगा, और -55 + 33 -22, -22/8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज b = 22/8। नौ सबका वैल्यू हम लोग को निकाल चुके हैं, a का भी, b का भी, c का भी, d का भी। अब a b c d का मान रख देंगे, आंशिक भिन्न निकल जाएगा। तो अब यही काम करना है। तो a b c d का मान निकल गया, कितना है, a का मान -11/8। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर इसकी वजह से, तो थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं। a = रेड पेन से लिख दें कि ब्लैक से ही, a = -11/8, या और दूर कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, दिखना चाहिए। 2 मान तो समीकरण 2 से निकल गए, 2 मान समीकरण 3 से निकले हैं। अब आप चाहे तो x के गुणांक की भी तुलना कर सकते हैं, कांस्टेंट की भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो गया। अब अभिष्ट आंशिक भिन्न, अतः अभिष्ट आंशिक भिन्न क्या करेंगे, समीकरण 1 में a b c d का मान रख देंगे। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए इसी में मिटा करके a b c d का मान रख दे रहे हैं। आप तो अलग से लिखेंगे ना, कि आप भी मिटा के करेंगे, आपको समीकरण 1 नहीं रह जाएगा, समीकरण आप रखे रहेंगे, इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है ना, नीचे। तो क्या आया, a का मान -11/8, और उसको भी हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं, या ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं, ब्लू नहीं है तो रेड से है। -11/8। b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू आया है +22/8, प्लस ही आया ना, हाँ। c का वैल्यू -5/2, और d का वैल्यू 11/8।
ये भी, इसको भी x+1 ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब और x+3। तो ये आंसर हो गया इसका। तो थोड़ा ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का ये आंशिक भिन्न का क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में इसका यूज आएगा कि नहीं, ये जो समाकलन में और विविध श्रेणी में, वो जरूरी नहीं है कि इसका यूज आए, लेकिन हमने इस लेवल का क्वेश्चन भी बता दिया ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आंशिक भिन्न पे पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। अब क्वेश्चन ले रहे हैं, अब छोटा ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप घर पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हाँ, x अपान x-2 x-1 का होल स्क्वायर। तो आज के कैटेगरी का है, सभी गुणनखंड एक घाती है लेकिन x-1 की पुनरावृत्ति हो रही है और ये उचित परिमेय फलन है। ये तो बार बार चेक करेंगे, उचित है ना। अंश का घात 1 है, हर का घात 3 है। लीजिए मान लेते हैं। अब ये छोटा लगेगा बड़ा क्वेश्चन करने के बाद। a अपान x-2 b अपान x-1 प्लस c अपान x-1 का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा एलसीएम? x-2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b x-1 एक घात बचेगा इंटू x-2 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा। नीचे हर कटा दिया जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा a, बड़ा लिखा जाए, x-1 का होल स्क्वायर प्लस b x-1 इंटू x-2 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दो मान तो यहीं से निकल जाएंगे। एक बार x इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, c का मान निकल जाएगा। एक बार x इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा और फिर ये मान निकल जाएगा। यहाँ कुछ छोटा है क्या? x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए यहाँ x-2 होगा, ये गड़बड़ हो रहा था। x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? x-2। हाँ, तो x इक्वल टू 2 रख देंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम करते और लेकिन एक मान रह जाएगा तो उसके लिए समीकरण 3 भी बना के रख लिया जाए। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए। b इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2, गुणा करने आता ही होगा आपको, प्लस c इंटू x-2। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? a प्लस b। एक्स स्क्वायर को गुणांक यहाँ a है, यहाँ b है और तो कहीं x स्क्वायर है नहीं। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? -2a माइनस 3b और प्लस c। और कांस्टेंट क्या है? a प्लस 2b माइनस 2c। यहाँ कांस्टेंट a हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ 2b, यहाँ माइनस 2c। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, चलिए गेम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक तरह से गेम जैसा हो जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन ना रह करके गेम हो गया। चलिए x इक्वल टू 1, समीकरण 2 में क्या रखें? x इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1, ये क्या हो गया? 0, ये क्या हो गया? 0 और यहाँ c इंटू 1 रख देंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 2 -1 होता है। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू -1। बहुत आसानी से निकल गया। अब क्या रख देंगे समीकरण 2 में? x इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2, ये क्या हो जाएगा? a इंटू 2 - 1 क्या होता है?
2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 और बाकी 2 0। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2। दो मान तो तुरंत निकल गए। अब समीकरण 3 के पास जाइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के गुणांकों के तुलना करने पर, ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है ही नहीं इधर। और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a प्लस बी है। फिर आप चाहे तो एक्स के गुणांक की भी तुलना कर सकते हैं, कांस्टेंट के भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम तो यहीं पे हो गया। a का वैल्यू 2 रख देंगे तो b इक्वल टू -2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 2 प्लस बी। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -2। तीन ही अज्ञात पद थे, तीनों मान निकल गए। अतः अभीष्ट आंशिक भिन्न क्या होंगे, x अपान x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास जगह है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। a का मान कितना आया है, a का मान 2 आया है, तो 2 अपान एक्स माइनस 2 प्लस b का मान कितना आया है, -2 आया है, तो माइनस बाहर कर दीजिए। 2 अपान एक्स माइनस 1 प्लस c का मान कितना आया है, -1 आया है, तो -1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही अभीष्ट आंशिक भिन्न है, जो आप आसानी से समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। फिर से देख लीजिए, इसको 3 भागों में तोड़ेंगे। इसके 3 गुणनखंड है, x माइनस 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, प्रत्येक गुणनखंड एक घाती है। फिर इसमें एलसीएम ले लिए, यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ x माइनस 1 एक पावर बच जाएगा इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा। फिर नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया और उसके बाद तो एक बार गुणा करके समीकरण 3 कर दिया, क्योंकि 2 अज्ञात पद तो तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन तीसरा के लिए गुणांक की तुलना करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप घर पे बैठ के उसको लगाएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो आगे कभी वीडियो, किसी भी वीडियो, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसकी भी ये बात भी मान के चलिए कि पक्का है एक तरह से। x अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक क्वेश्चन हो गया, या इसको 5x माइनस 3 कर दे रहे हैं, चलिए ठीक। दूसरा क्वेश्चन हो गया 2x प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, इसको x प्लस 2 कर दे रहे हैं इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। और एक क्वेश्चन इसी का पावर 3 कर दे रहे हैं, 5x माइनस 3। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कई लोग को हो सकता है दिक्कत आए। 11th क्लास में पावर 3 कर दिया, जैसा कि हमने 3 उदाहरण हमने लिया, 3 उदाहरण आपको दे दिया करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों कर लेंगे घर पे, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। तीनों उचित परिमेय फलन है, ठीक है ना। और तीनों जैसा कैटेगरी बताया गया, तीनों के हर के प्रत्येक गुणनखंड एक घाती है। इसमें किसी की पुनरावृत्ति हो रही है x प्लस 3 की, इसमें x माइनस 3 की, और इसमें x प्लस 3 की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये तो दोनों सेम क्वेश्चन है, पावर बस बढ़ा दिए, ठीक है। इसको घर पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।